नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मनी मंत्र में हम बात करेंगे होम लोन को लेकर। जी हाँ, जब भी हम नए घर की बात करते हैं, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए नया घर लेने जाते हैं तो बजट की परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए हम होम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन होम लोन लेते समय सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे घर खरीदने में परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े और आपको आसानी से होम लोन भी मिल सके। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ऐसी कौन सी सावधानी है जो आपको रखनी चाहिए। और साथ ही अगर आप इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे और इससे संबंधित और भी सारी जानकारी आपको देंगे। और आप अपना सवाल पूछने के लिए हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो एक बार हम बता देते हैं। नंबर हैं 011233873031 और साथ ही 2309767 पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे इनके जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। इनका परिचय भी आपसे हम करा देते हैं। दक्षता दास जी हैं, पूर्व MD नेशनल हाउसिंग बैंक से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और मुकुल कुमार सक्सेना जो कि पूर्व DGM है SBI से, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगले आधे घंटे के दौरान आपको हम बताएंगे होम लोन से संबंधित ये तमाम जानकारी। लेकिन ख़ासतौर से अगर बात की जाए कैसे आपको जब इस तरह की दुविधा होती है, परेशानी आपके सामने आती है, किस तरह के आपको कई ऐसे कदम हैं जो उठाने होते हैं, उनको लेकर तमाम जानकारी आपको हम यहाँ देंगे। क्योंकि कई ऐसी सावधानी हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। होम लोन की जब भी हम बात करते हैं, अक्सर जो आवेदक होते हैं उनका मानना यही होता है कि उनको जो होम लोन है वो सही तरीके से नहीं मिल पाया या उसमें किसी तरह की त्रुटि रह जाती है, तो जो आवेदक हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ासतौर से इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब सफलतापूर्वक स्वदेश वापस लौट आए हैं। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँचे हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं G7 में एक तरीके से सफलतापूर्वक शामिल होकर स्वदेश लौट आए हैं। ख़ासतौर से सम्मेलन की अगर बात की जाए तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जो द्विपक्षीय मुलाकातें हैं उसका दौर हमने देखा, और ख़ास तौर से इस दौरान और भी कई महत्वपूर्ण बातें हुई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भी अपने संदेश में कहा कि किस तरीके से उन्होंने जो चर्चा है उसमें वो शामिल हुए थे, और ख़ास तौर से G7 का जो आउटरीच कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ जो अन्य वैश्विक नेता थे जो आमंत्रित थे G7 के लिए, वो इसमें शामिल हुए थे इस आउटरीच कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और अपने आप विस्तार से उन्होंने पहुंचा था। फिलहाल आपको तस्वीरें आइए हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब स्वदेश लौट आए हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इटली की सफल यात्रा के बाद। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इटली की सफल यात्रा के बाद अब फिलहाल स्वदेश लौटे हैं। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब स्वदेश वापस आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें बस, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा थी इटली की, G7 की। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने अपना जो अनुभव था G7 का उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि G7 शिखर सम्मेलन बहुत ही एक अच्छा दिन रहा। ख़ास तौर से विश्व के जो नेता हैं उनके साथ बातचीत की गई, विभिन्न विषयों पर चर्चा इस दौरान हुई। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो कि वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इटली की एक दिवसीय यात्रा पर थे, G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे और उसके बाद अब स्वदेश लौटे हैं इटली की सफल यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र में भी हिस्सा लिया था अलग अलग विषय पर, जिसमें चर्चा की गई थी। अलग अलग देशों के जो नेता हैं उनके साथ चर्चा हुई।
और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा था कि मैं इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। काफ़ी सफल माना जा रहा है प्रधानमंत्री का एक दिवसीय दौरा, जिसको पूरा करने के बाद, एक सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपुलिया, इटली के पुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर आमंत्रित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान न सिर्फ जो आउटरीच सत्र था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, इसके साथ ही कई देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे बातचीत की, द्विपक्षीय जो बैठकें हैं वो भी हमने देखी। खासतौर से और G7 समिट से इतर अमेरिका के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें या जापान के जो अलग अलग देशों के जो नेता थे, विश्व के नेता, उनसे प्रधानमंत्री ने यहाँ मुलाकात की और जाना कि किस तरीके की फ़िलहाल जो अलग अलग विषय पर चर्चा की गई, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। और जैसा लगातार आपने इन तस्वीरों में भी देखा, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश लौट चुके हैं, स्वदेश आ चुके हैं। अब आइए कार्यक्रम में आगे हम लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि खासतौर से जब हम बात करते हैं होम लोन को लेकर, कई तरह की ऐसी धारणाएं हैं जो लोगों के जहन में रहती हैं, या कभी कभी हम देखते हैं कि शुरुआती तौर पे जो सावधानी है वो बरती नहीं जाती। कौन सी वो सावधानी है वो आपको हम यहाँ पहले बताने की कोशिश करेंगे। कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन जैसा हमने आपको कहा था कि हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो फ़िलहाल जुड़ चुके हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ दक्षिता दास जी हैं, जो कि पूर्व MD हैं नेशनल हाउसिंग बैंक से, और मुकुल कुमार सक्सेना जी हैं, पूर्व DGM SBI से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले दक्षिता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब भी हम होम लोन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी का सपना जुड़ा होता है एक नए घर से, और उसी के लिए जब हमें आवश्यकता पड़ती है, परेशानी सामने आती है, तो होम लोन का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में क्या ऐसी खास बात है जिसका सबसे पहले एक, जब हम कहते हैं कि मूल मंत्र है, जब भी हम होम लोन की अगर सोचते भी हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए? मुकुल जी, सबसे पहली बात यह है कि हर भारतीय का एक सपना होता है कि एक घर होना चाहिए, जैसे आपने कहा जी। परंतु उसमें हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है, किस हद तक हम लोन को चुका सकेंगे, वो सबसे अहम बात होती है। हमें ज्यादा बड़ा सपना देखना नहीं चाहिए यदि हमारी हैसियत नहीं है रीपे करने की, क्योंकि जिस दिन हम अग्रिम लेंगे, जबकि एक तरफ हमारी एक संपत्ति क्रिएट हो रही है, परंतु इसके पीछे कागजी कार्यवाही भी बहुत है, और साथ में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे ही भुगतान शुरू हो जाएगा उसके बाद हमारा भी, या तो हमारा EMI कटेगा, किस तरीके से कटेगा वो हमारे और जो लोन जहां से लिया है उसके बीच का एक फैसला होगा। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसी हद तक लोन लें जिस हद तक हम उसका भुगतान कर सकें, और हमारे कागज सही होने चाहिए। देखिए, लोन लेना तो बहुत ही साधारण बात है, और लोन लेना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो है पूरा भुगतान आपका नहीं होना पड़ता है। दूसरा, आपको कुछ टैक्स के बेनिफिट मिल जाते हैं, और तीसरा सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी सैनिटाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो आपको लोन दे रहा है वो संस्था जाकर जांच करती है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने लायक है कि नहीं। तो एक तरीके से आपकी सैनिटाइजेशन हो जाती है, परंतु हमारी उम्मीदें बड़ी सीमित होनी चाहिए और हमारे कागज दुरुस्त होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये यानी जो दस्तावेज़ हैं, जो पात्रता है उसकी भी देखिए, पात्रता हो, शर्तें हो, सब हमें ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। साथ ही मुकुल जी, आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि जब आम आदमी जब ये कोशिश करता है, जैसा कि दक्षिता जी ने कहा कि हर किसी का एक सपना होता है अपने घर का, और उस सपने को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए अलग अलग बैंक जो हैं या संस्थाएँ जो कि लोन देती हैं उनका रुख किया जाता है। लेकिन कभी कभी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ये बात शुरुआत में नहीं बताई गई, ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट से इतर कई ऐसे बिंदु होते हैं जो कि बाद में जो आवेदक है उसको पता चलते हैं। तो शुरुआती तौर पे किस तरीके से जो दस्तावेज़ है या जो नियम और शर्तें बताए जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं जल्दबाजी में सिर्फ हस्ताक्षर उस पर कर दिए जाते हैं, शायद उसको पढ़ा नहीं जाता। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और जो भी दर्शक यहाँ पर है उनको मेरा नमस्कार, सादर अभिनंदन सब लोगों का।
आपने जैसा ठीक कहा कि लोन लेते वक्त बहुत सारे कागज ऐसे होते हैं जिन पर बिना पढ़े हुए लोग यह बात को कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने साहब पढ़ा नहीं था और हमने दस्तखत कर दिए थे। लेकिन इसके बाद बैंक्स ने इस तरीके का कोई ऐसी बातें बता दी। जनरली अगर मैं कहूँ मोटा मोटी, तो इसमें जो मेन शिकायत आती है वो होती है जी। इंश्योरेंस को लेके, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को लेके, जो जैसा मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का होता है कि जो भी बैंक, कोई भी बैंक अगर कोई भी असेट्स को फाइनेंस करता है जी, किसी असेट्स के अगेंस्ट लोन देता है, तो वो असेट्स इंटैक्ट रहे, ये बैंक का भी कंसर्न रहता है, बैंक का भी विषय रहता है कि बैंक उस बात को इंश्योर करे। और ये ग्राहक के हित में भी रहता है कि कल को अगर कुछ इस तरीके के नेचुरल कैलेमिटीज से या किसी और वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, तो एक तरफ तो वो किस्त दे रहा है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी में अगर नुकसान होगा तो उसको वो कैसे करेगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का बीमा कराया जाता है। और इसमें कस्टमर के लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो किसी भी बीमा कंपनी से इस तरीके का इंश्योरेंस अपनी प्रॉपर्टी का करा ले जी। मेन तो इसी बात को लेकर आता है, जो लोग कहते हैं हमको बताया नहीं था। लेकिन ये मैंडेटरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बैंक से फाइनेंस होगी तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, और ये ग्राहक के हित में भी है। जी बिल्कुल, जो भुगता के हित में है वो होना भी चाहिए। और अक्सर इसी तरह की जो जानकारी है वो ग्राहकों को, भोक्ताओं को पता नहीं चल पाती। दक्षिता जी, इसके बताना चाहिए, जनरली बता भी दी जाती है जी। और अगर मैं बात करूं सरकारी बैंकों की, उसमें भी पर्टिकुलरली स्टेट बैंक की, तो उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन जहां पर हम कराते हैं वहां पर बताया भी जाता है, प्लस इसके अलावा उन्होंने वहां पर उसके पोस्टर्स भी लगा रखे हैं कि भैया प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मस्ट है, ये जरूरी चीज है बैंक के नियमानुसार। हालांकि अगर आप चाहें तो अपने ऋण का भी बीमा करा सकते हैं, इस लोन को सुरक्षित भी कर सकते हैं कि अगर जो भी अर्निंग मेंबर है उसको अगर कुछ इस तरीके की बात हो जाती कि वो नहीं रहा, तो यानी उसके बाद अलग अलग माध्यम से जानकारी जो है वो बैंक से हो या जो संस्थाएं उनके द्वारा दी जाती है। और खासतौर से दक्षिता जी, अगर क्योंकि ये तो बात हुई कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड है कि नहीं, इसके लिए हमेशा एक तरीके से हम कह सकते हैं जागरूक उपभोक्ताओं को रहना चाहिए, ग्राहकों को रहना चाहिए जो कि लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिक्स रेट पे भी रहता है और उसके साथ साथ जो एडजस्टेबल भी रहता है, उसमें कैसे किस तरह का जो विकल्प है वो ग्राहकों को सुझाया जाता है? देखिए, दो किस्म के रेट्स होते हैं जिस पर आप लोन ले सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग, और दोनों बिल्कुल ही विपरीत हैं। अब आज की तारीख में जहां ब्याज दर बढ़ी हुई है उसमें फिक्स रेट लेना एक बेवकूफी है, क्योंकि उम्मीद है कि रेट्स गिरेंगे जी। तो फ्लोटिंग जो होता है वो लाभदायक होता है, परंतु उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि हम कोई आगे की ज्योतिषगिरी तो कर नहीं रहे हैं कि भाई रेट क्या होगा जी। परंतु फ्लोटिंग ज्यादा लाभदायक होता है उपभोक्ता को। और दूसरा, एक इसमें जो हिडन कॉस्ट होते हैं, आगे अगर हम चलें, रेट के साथ कई हिडन कॉस्ट होते हैं, जो कि जैसे मैंने कर्ज लिया तो मुझे लगता है अरे भाई मुझे तो ये चीजें मालूम ही नहीं थी जी। जैसे मुकुल जी ने कहा कि इंश्योरेंस एक होता है, मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेना। दूसरा ये होता है कि जहां से आप लोन ले रहे हैं वहां से आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जी। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आपने करी, कुछ दिन बाद लगता है आपको कि मैं फला जगह चला जाऊं तो वहां पर या चली जाऊं, वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो आप चाहेंगे कि आप अपना लोन क्लोज करके दूसरी जगह चले जाएं, तो उसमें भी कई संस्थाएं आपसे एक पेनल्टी लेती जी। तो मुकुल जी, ध्यान में रखना चाहिए हर आदमी को कि लोन लेते वक्त हर कागज को पढ़े और पूछे। दक्षिता, इसमें क्या कोई समय अवधि भी सुनिश्चित की जाती है? पहले अगर अभी हमने किसी बैंक या संस्था से हमने होम लोन लिया हुआ है और उसके बाद हमें दिखता है कि दूसरा बैंक जो है वो शायद कुछ कम ब्याज दरों पे हमें लोन देने के लिए तैयार है, तो इसके लिए क्या कोई निश्चित सीमा है कि इतने समय बाद हम दूसरे बैंक का रुख कर सकते हैं, या कभी भी जो ग्राहक है वो जा सकता है? वो आपके ऊपर है, परंतु आपको उतना कष्ट झेलना पड़ेगा जी, उतने कागज दोबारा करने पड़ेंगे। और क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, आपको उतने दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं चीज कि आपने ऑनलाइन में 2 मिनट कर लिया। तो ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही गहरा डिसीजन है जिसमें कि आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस संस्था के साथ अपना जीवन जोड़ना है, कर्ज वाला। क्योंकि आप जब शिफ्ट करेंगे शायद आपका पेनल्टी क्लॉज होगा,
आप पहले पे करना चाहेंगे तो क्या फोरक्लोजर क्लॉज है कि नहीं है। तो कई किस्म की बारीकियां हैं जी। तो आप मुकुल जी, इतना आसान भी नहीं है कि मैं यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। इसीलिए बेहतर यही है कि सोच समझकर और तसल्ली से ये ऋण लेना चाहिए। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बैंक्स के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि काफी ये देती हैं, उनके नेटवर्क्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल दक्षिता जी, ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग स्कीम भी हैं, इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जो हमारे दर्शक हैं उनको लगातार हम बताएंगे कैसे होम लोन जब अगर आप ले रहे हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी। लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं होम लोन्स के बारे में। जब हमारे सामने होम लोन की बात की जाती है तो कई सवाल हमारे जहन में खड़े होते हैं, और इससे संबंधित अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल जी और दक्षता दास जी हमारे साथ हैं। यहाँ मुकुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से अलग अलग जो दस्तावेज़ हैं उसकी आवश्यकता होती है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सिबिल स्कोर है उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये माना जाता है अगर वो बेहतर है तो शायद आपकी जो ब्याज दर है उसमें कुछ कमी हो सकती है। इसके पीछे क्या कुछ असलियत रहती है, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सिबिल स्कोर ये बताता है, ये दर्शाता है कि पूर्व में अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिए हैं तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर उसने अपना सारी EMI वगैरह का पेमेंट टाइम से किया है, लोन का पेमेंट टाइम से किया है, तो उसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, ऊंचे मार्क्स होते हैं, ज्यादा मार्क्स होते हैं। और जिसने डिफॉल्ट किया है उसके मार्क्स कम होते हैं। तो ये एक तरीके से रिवार्ड सिस्टम है। कई बैंक में इस तरीके ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर एक पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट से ज्यादा है तो वो आपको ब्याज में भी कटौती करते हैं, कई बार प्रोसेसिंग चार्ज भी कर देते हैं। ये टाइम टू टाइम उनका इस तरीके का रहता है जी। आज में जनरली इसमें कुछ 5 से 10 बेसिस पॉइंट की छूट जनरली कई बैंक्स और संस्थाओं द्वारा इसमें दी जाती है। ये जस्ट टू इंश्योर कि भाई ठीक है, कम से कम आदमी क्रेडिट डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है और क्रेडिट के नाम को मान रहा है। उसने जो लोन लिया है अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको टाइम से वो उसका भुगतान कर रहा है। बिल्कुल मुकुल जी, लेकिन आपकी क्योंकि इतना अनुभव आपका रहा है, अक्सर हम देखते हैं कि जितने जो ग्राहक जो कि आवेदन करते हैं अप्रूवल जो है उतना नहीं हो पाता। तो क्या जो दस्तावेज़ हैं, जो कागज़ रहते हैं, उसमें कहीं त्रुटि रहती है, या जो सिविल स्कोर का आपने एक कारण बताया ये रहता, क्या बड़ा कारण है? क्योंकि आवश्यकता है और उसके लिए जो ग्राहक है वो बैंक का रास्ता भी अख्तियार करता है, लेकिन फिर क्या वजह रहती है? देखिए, कुछ वजह तो कई सारी हैं, लेकिन 2-3 वजह बहुत मुख्य है जी। एक बात तो जो आपने कहा सिबिल स्कोर की, अगर सिबिल स्कोर कट ऑफ पॉइंट से नीचे है तो नॉन रिस्क कोई भी संस्था नहीं लेना चाहती जी। आखिरकार जो बैंक्स हैं दे आर डीलिंग विद द पब्लिक मनी। तो औसतन कितने पॉइंट्स इसको हमें मानना चाहिए सिबिल स्कोर को? सर, ये अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अलग अलग स्कोर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सिबिल है, क्रिफ है, क्यूफैक्स है, तो उनका अलग अलग स्कोरिंग का मॉडल है जी। लेकिन यही है कि अगर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक है तो स्कोर सब में हाई रहेगा। दूसरा ये रहा आपका EMI NMI रेशो, यानी कि अगर जो भी आपकी आमदनी है
उसका आप मैक्सिमम, वो भी स्लैब है, 60% तक आप ईएमआई दे सकते हैं जी भाई। और इसमें भी है कुछ, अगर इनकम किसी की काफी लो है तो उसका 50% ही है ईएमआई दे सकते हैं। इस तरीके से बना रखे हैं कि अगर किसी की इनकम मान लीजिए 5 ही लाख है जी, तो अगर वो 3 लाख रुपए तक की ईएमआई दे देगा तो उसके लिए तो फिर भरण पोषण की दिक्कत हो जाएगी। तो इनकम के स्लैब के हिसाब से उन्होंने लोन और उसकी जो आपकी वार्षिक आय है और जो हम ईएमआई देंगे उसका एक रेशो बना रखा है। तो अगर वो रेशो भी ज्यादा होता है तब बैंक ये कहता है भी आप ठीक है थोड़ा लोन अमाउंट कम कर लीजिए, ताकि आपके पास भी उतना सरप्लस इनकम रह जाए जिससे कि आप अपने नियमित खर्चों का भुगतान कर सके। जी बिल्कुल। और खासतौर से दक्षिता जी, ईएमआई को लेकर भी हम देखते हैं कि जो ग्राहक रहते हैं कभी कभी संशय उनको रहता है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अधिकतर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो ईएमआई है उसको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि समय सीमा जैसे बढ़ेगी हमें लगता है कि शायद हमारी जो एक प्रीमियम अमाउंट है ईएमआई जो है वो तो शायद कुछ कम होगी, लेकिन इसमें जो ब्याज दर है उसमें इजाफा हो जाता है। जाहिर की बात है, वो तो प्लेन गणित है कि आपने जिस दौरान के लिए लोन लिया है और कितना लिया है, तो यदि आपने अपना कम कर दिया तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। देखिए, आप 30 साल तक लोन ले सकते हैं, लेकिन आमतौर से आप देखें तो ज्यादातर लोग 10 साल या उसके अंदर लोन अपना चुका देते हैं और उसी हिसाब से आपका ब्याज बैठता है। ये तो एक गणित का वो है कि आपने जितने सालों के लिए लिया उतना ही आपका स्प्रेड करेगा, परंतु आप क्या अपने कर्जे को इतना लंबा बढ़ाना चाह रहे हैं, एक ये मूल बात है। आमतौर से प्राइवेट में खासतौर से आपका क्या तनख्वाह आ रही है, आपकी किस हद तक आ रही है, और आज के दौर में जो हम इतनी जोर से लोअर इनकम ग्रुप और आपका अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर जा रहे हैं, उसमें हमारे पास कई लिमिटेशंस हैं इस तरीके की कि किस हद तक हम लोन ले सकते हैं, किस दौर के लिए ले सकते हैं और किस दर पर ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाउसिंग स्कीम का तो हम देखते हैं सरकार की तरफ से भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके जरिए भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है अभी तक, लेकिन अक्सर जो ग्राहक हैं उनको या तो जानकारी नहीं होती या वो जल्दबाजी में धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। उससे कैसे बचा जाए? जी दक्षिता जी। देखिए, अब आपने जो प्रश्न रेज किया है इसके लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा विचार है कि गृह निर्माण अग्रिम एक बहुत ही अच्छी चीज है लेने के लिए, क्योंकि उसमें आप जहां जा रहे हैं, जहां खरीद रहे हैं, उस सब का सैनिटाइजेशन हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है जी, आपको बहुत ज्यादा सावधानी से ये ऋण लेना चाहिए, क्योंकि आप एक संपत्ति क्रिएट करना चाह रहे हैं और एक भारी संपत्ति जिसमें आपका काफी पैसा जाता है। तो आपको एक तो कागज पढ़ना चाहिए और दूसरा जो आपकी हाउसिंग स्कीम है उस पर आपको ध्यान करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है डिलीवरी का। आपने देखा है जैसे एनसीआर रीजन में कई लोगों ने ऋण लिया है और उसका भुगतान कर रहे हैं, परंतु उनके पास संपत्ति नहीं है जी। और कई स्कीमें हैं जैसे CLSS सरकार ने चलाई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्या हम एक ऐसे बिल्डर के साथ रिश्ता कर रहे हैं जो कि हमें डिलीवरी नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए दक्षिता जी और मुकुल जी, तो अपनी जेब और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जो ग्राहक हैं उनको होम लोन के लिए जो आवेदन है वो करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे ये तो जानकारी कहीं छिपी थी या कोई हिडन चार्जेस छिपा हुआ था। आप पहले अच्छे से जानकारी जो है वो ज़रूर ले लें, और शायद जो अलग अलग बैंक्स की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, तो वहाँ ये जानकारी लगातार दी भी जाती है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने होम लोन के बारे में, कई ऐसी जानकारी हैं जो हमको नहीं हो पाती, लेकिन जल्दबाजी में आपको ध्यान रखना होगा कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए सही जानकारी लें, सतर्क रहें, सावधान रहें और फिर जो अपना आपका सपना है उसको भी पूरा करें। तो फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।